जोसेफ अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो, जोसेफ, जोसेफ, जोसेफ। जोसेफ डरकर उठ गया। उसने देखा तो रात के 12 बजे थे। उसने मोबाइल लिया और अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को मैसेज किया और उसे कल मिलने के लिए बुलाया। वैलेंटाइन डे, ये डे हर कपल के लिए एक खास दिन होता है और इसी खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए जोसेफ सोफिया को डेट पर लेके जाना चाहता था। वो सोफिया का काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन सोफिया को वहां आने में थोड़ी देर हो गई। कितनी देर कर दी यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आज भी तुम लेट हो गई, क्या बोलूं। ओह, आई एम सॉरी जोसेफ, मैं घर से टाइम पर निकली थी लेकिन बीच में ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए लेट हो गई। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एनीवे, तुम अपने मॉम से मिलने गई थी ना, कैसी हैं वो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है और बहुत जल्द मैं तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी। आहा, ये हुई ना बात, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जोसेफ सोफिया को एक होटल में लेकर गया। जोसेफ ने होटल में एक टेबल बुक किया था। उस टेबल को गुलाब और कैंडल से सजाया गया था और खाने की चीजें रखी हुई थी। वहां उन दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, खाना खाया और डांस किया। जोसेफ, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी स्पेशल हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, है ना? अरे सोफिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, और अपने प्यार के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और हम जल्दी शादी भी तो करेंगे, और मैं तुमसे बहुत 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 सारा प्यार करता हूँ। और सोफिया, प्लीज यार मुझे कभी छोड़ कर मत जाना यार, मैं तुम्हारे बिना ना जी नहीं पाऊंगा। जोसेफ की बात सुनकर सोफिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने जोसेफ को गले लगा लिया और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। और अगले दिन सुबह जब जोसेफ अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि सोफिया उसके साथ नहीं है। उसने वॉशरूम और बालकनी में भी उसे देखा, लेकिन सोफिया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जोसेफ ने सोफिया का कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। जोसेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से तैयार हो गया और उसने रिसेप्शन पर जाकर सोफिया के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को सोफिया के बारे में कुछ नहीं पता था। जोसेफ अपने घर आया और वो कंटिन्यू सोफिया को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये नंबर कब स्विच ऑन होगा? यार सोफिया, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। बिना कुछ कहे कहां चली गई यार? बस एक बार मेरे पास आ जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ तो सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन ऐसे यूं अचानक कहां चली गई हो तुम यार? जाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। जोसेफ सोफिया को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जोसेफ का ऑफिस के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। वो हर वक्त सोफिया के बारे में ही सोचता रहता। इसीलिए उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। अब वो पूरा दिन सोफिया को ढूंढता रहता। उसने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी सोफिया के बारे में नहीं पता था। जोसेफ जब अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे याद आया कि सोफिया ने एक बार उसे अपने माँ के घर का एड्रेस बताया था। उसे लगा कि सोफिया शायद अपने माँ के पास गई होगी अपने रिश्ते के बारे में बताने। अगले दिन जोसेफ अपनी कार लेकर सोफिया के माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते अचानक से गाड़ी के सामने से एक काला साया गुजरा। जोसेफ ने तुरंत गाड़ी रोक दी। जोसेफ को कुछ पल के लिए डर सा लगा। ये क्या था? सचमुच गाड़ी के सामने से कुछ गुजरा या ये सिर्फ मेरा वहम था? यहां आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। चलो
वैसे भी वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से सोफिया की माँ के पास जाता हूं। जोसेफ थोड़ी दूर गया ही था कि उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अरे यार शिट, इस टायर को अभी पंक्चर होना था और यहां कोई हेल्प के लिए भी नजर नहीं आ रहा है। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। बहुत देर वेट करने के बाद भी जोसेफ को कोई हेल्प नहीं मिली, इसीलिए उसने पैदल जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उसे अकेले जाने से तो डर लग रहा था, पर सोफिया से मिलने की चाह में वो चलता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी मिला। जोसेफ ने उन्हें सोफिया की मां के बारे में पूछा। उसने सोफिया के घर जाने का रास्ता बताया। बेटा, रास्ता तो मैंने बता दिया है, लेकिन तुम वहां जाना क्यों चाहते हो? अरे अंकल, मैं तो सोफिया से मिलने जा रहा हूँ। पिछले 8 दिन से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया, उसका नंबर बंद आ रहा है। ऐसा कहकर जोसेफ वहां से आगे चला गया, लेकिन वो आदमी जोसेफ को हैरत भरी नजरों से देखता रहा। थोड़ी देर में जोसेफ सोफिया की माँ के घर पहुंच गया। उसने बाहर से ही सोफिया को आवाज लगाई। सोफिया, 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 अरे कहां हो तुम सोफिया? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं, प्लीज बाहर आ जाओ। सोफिया, सोफिया। आवाज लगाने के बाद भी सोफिया बाहर नहीं आई। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत बाहर आई। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ क्यों आए हो? हेलो आंटी, मेरा नाम जोसेफ है। मैं सोफिया का दोस्त हूँ। सच कहूँ तो मैं सोफिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। सोफिया ने शायद आपको ये बताया होगा, उसने कहा था मुझसे कि उसने आपको बताया है। लेकिन देखिए ना आंटी, मैं 8 दिन से सोफिया को मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। मैंने उसके घर जाकर भी देखा, लेकिन रूम बंद था। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। अगर वो यहाँ है तो प्लीज उसे बाहर बुलाइए ना, मुझे उससे मिलना है। जोसेफ की बात सुन सोफिया की माँ रोने लगी। क्या हो गया आंटी, आप रो क्यों रही हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? प्लीज आंटी, आप रोइए मत, प्लीज प्लीज। क्या हो गया, आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ? अब वो मेरे या तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी बेटा। नहीं आएगी? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो आंटी? 8 दिन पहले सोफिया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ शॉक्ड हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हो आंटी? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभी 8 दिन पहले वैलेंटाइन डे के दिन तो मुझसे मिली थी वो। हम पूरा दिन साथ में थे, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बोल रहे हो, वो भी अपनी बेटी के बारे में। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? सोफिया वापस शहर आने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो शहर पहुंची ही नहीं, तो तुम उसे कैसे मिल सकते हो? उसका तो बीच रोड में ही एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर जोसेफ और भी हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सोफिया की पहले से ही डेथ हो गई थी, तो वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो उसके साथ कैसे थी? कई सवालों ने जोसेफ के मन को घेर रखा था। वो जल्दी से शहर गया। उसने जाते ही उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जहां उसने सोफिया के लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया था। और जब उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैलेंटाइन डे के पूरे दिन वो अकेला ही था। उसके साथ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अकेले ही टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था। जोसेफ को अब सारी बात समझ आने लगी थी। उसे याद आया कि जब सोफिया जिंदा थी तो उसने एक बात बताई थी। क्या हुआ जोसेफ, परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो नहीं है सोफिया, बस मुझे एक ही बात बार बार परेशान कर रही है। तुम्हारी माँ हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट तो करेंगी ना? तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बस इतनी सी बात? जोसेफ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी मॉम मान जाएगी। और रही बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो वो मैं मरने के बाद भी नहीं करूंगी, समझे? जोसेफ को सोफिया की सारी बात याद आने लगी थी। अगले दिन वो वापस से सोफिया के घर गया, जहां उसे दफन किया गया था। उसके कब्र के सामने बैठ गया। फूलों का बुके उसने सोफिया के कब्र के ऊपर रखा और रोने लगा।
आई मिस यू सोफिया। तुम भले ही आज मेरे साथ नहीं हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए याद हमेशा रहेगी। आई लव यू सोफिया, आई लव यू। तभी उसके कानों में सोफिया की आवाज गूंजी। जोसेफ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारी दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन उस दुनिया में भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई लव यू जोसेफ। और जोसेफ के ऊपर गुलाब की कलियां गिरने लगी। काली अंधेरी अमावस की रात, एक घने जंगल में तांत्रिक ने अपनी पोटली में से कुछ सामान बाहर निकाला, जिसमें एक चाकू, आटा, एक काला कपड़ा, काली भभूति, एक लाल रंग की दुल्हन जैसी गुड़िया और गुड्डा। और बाजू में मुन्नी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, जैसे उसे कोई सुध ही ना हो। फिर तांत्रिक ने उठकर मुन्नी के बाजू में आटे का घेरा लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये सब विधि बाजू में खड़ी हुई मुन्नी की मां लता देख रही थी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। तांत्रिक मंत्रोच्चारण कर रहा था। मुन्नी डरावनी आवाज में गुर्राने लगी। और जैसे ही तांत्रिक ने मुन्नी के ऊपर काली भभूति फेंकी, मुन्नी दर्द से चिल्लाने लगी। चला जा यहां से, ये तेरी दुनिया नहीं है, चला जा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी मुन्नी को साथ लेकर। मुन्नी मेरी है, इतने सालों से उसका इंतजार कर रहा था मैं। अब मैं अपनी मुन्नी को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मुन्नी दिल्ली में रहने वाली एक सीधी मिडिल क्लास लड़की थी, जो अप टू डेट कंपनी में एज अ रिपोर्टर काम करती थी। मुन्नी की मां पहले लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम किया करती थी, लेकिन मुन्नी की जॉब लगने के बाद उसने अपनी मां का वो काम छुड़वा दिया था। मुन्नी दिल लगाकर काम करती थी। ऑफिस के सभी सीनियर्स उसके काम से बहुत खुश थे। मुन्नी, तुम बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की हो, इसीलिए तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। हम सब तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन सर? तुम्हें गुजरात के सोनपुर गांव में जाना होगा। सुना है वहां अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं हैं, जो वो भोले भाले लोग आज भी मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तुम्हें बस वहां जाकर उनके रीति रिवाज की जानकारी लेनी है। अरे भाई, न्यूज़पेपर में कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। और डोंट वरी, तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम हमने वहां कर दिया है। मैनेजर से बात करने के बाद मुन्नी अपने घर चली गई। वो बहुत खुश थी कि इस न्यूज को कवर करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, और अपनी माँ को ये बात बताई। माँ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। माँ, अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए मुझे गुजरात के सोनपुर गांव जाना होगा। सोनपुर का नाम सुन लता सहम उठी। सोनपुर? सोनपुर क्यों जाना है बेटी? कोई दूसरी जगह नहीं है क्या? नहीं नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगी। अपने बॉस को बोल कि तू वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों माँ? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी माँ। मुन्नी के बहुत समझाने पर लता उसे वहां भेजने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह मुन्नी अपना बैग लिए सोनपुर गांव निकल पड़ी। पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो उस आदमी के साथ गांव के अंदर चली गई। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पुराने घर के पास लेकर गया, जो पिछले 15 साल से बंद था। बेटा, तुम्हारे रहने का इंतजाम यही हुआ है, लेकिन याद रहे, इस घर की दूसरी ओर तुम्हें नहीं जाना है। जो तुम्हारा कमरा है, तुम बस उसी में जाओगी। बंद दरवाजा खोलने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी मुन्नी को वहां छोड़कर चला गया। मुन्नी ने अपना बैग उठाया और घर के अंदर चली गई। घर में अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह वो कैमरा लेकर गांव में घूमने लगी और लोगों से गांव की प्रथाओं के बारे में पूछने लगी।
और शाम को वापस घर पर आ गई। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके लिए खाना लेकर आई। खाना देकर वो आगे बढ़ी और फिर से पीछे मुड़कर मुन्नी को घूरने लगी और फिर वहां से चली गई। मुन्नी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। उस रात जब मुन्नी सो रही थी तो उसे किसी की हंसने की डरावनी आवाज आई। उस आवाज से मुन्नी की नींद खुल गई। उसने मोबाइल की टॉर्च लगाई और उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आगे जाते जाते वो उस कमरे के पास पहुंच गई जो बंद था। उसे याद आया कि बूढ़े बाबा ने उसे वहां जाने से मना किया है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नाम से पुकारा। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। मुन्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज पीछे पीछे चलती गई और उसने बंद दरवाजा खोल दिया। कुछ चमगादड़ वहां से बाहर आए और शांत मौसम अचानक बदल गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और उस कमरे की एक खिड़की खुल गई। हवा अंदर आई और आईने के ऊपर का कपड़ा हट गया। मुन्नी ने उस खिड़की को बंद किया और वापस लौट आई, लेकिन वापस आते वक्त मुन्नी का ध्यान आईने पर नहीं गया। पीछे एक छोटा 12 साल का लड़का था जो दिखने में बहुत ही डरावना था और उसका पूरा बदन काला था। दांत राक्षस जैसे नुकीले थे और आंखें लाल थीं। वो वापस आई और अपने कमरे में सो गई। 3 दिन बाद मुन्नी वापस अपने घर दिल्ली चली गई, लेकिन उसके बाद से मुन्नी हमेशा बीमार रहने लगी। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। ये कैसा दर्द होने लगा मुझे अचानक से? पहले तो नहीं हुआ कभी ऐसा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मुन्नी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। मुन्नी की माँ मुन्नी को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे मुन्नी की आंखों में गड्ढे पड़ने लगे। एक दिन रात को जब मुन्नी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी और लाइट ऑन की और अपनी परछाई देखकर वो दंग रह गई। परछाई में उसे अपनी पीठ पर किसी बच्चे की परछाई नजर आई। उसने अपने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो आईने के सामने गई और वहां सामने देखते ही जैसे उसका बदन ठंडा पड़ गया। एक डरावना सा बच्चा उसके पीठ पर था। मुन्नी जोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। मुन्नी की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आई तो उसने मुन्नी को बेहोश पाया। मुन्नी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुन्नी? मुन्नी के होश में आने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि बात क्या है, लेकिन मुन्नी कुछ बोल ही नहीं पाई। लता को अंदाजा हो गया था कि कोई तो बुरी शक्ति है जो मुन्नी को परेशान कर रही है। मुन्नी को सुलाकर वो घर से बाहर निकली और सीधे तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक बाबा लता के साथ उसके घर आए। घर में कदम रखते ही उन्हें एक बुरी ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ। साधारण आत्मा नहीं है ये, नहीं है ये साधारण। इसे वश में करना आसान नहीं होगा। इस पर ना ही किसी मंत्र का असर होता है और ना ही किसी भगवान के जाप का। ये मुंजा है, मुंजा। तांत्रिक ने मुन्नी की माँ से मुन्नी को जंगल में लेकर आने को कहा। लता उसे जंगल में लेकर गई। तांत्रिक बाबा ने वहां पहले ही सारी तैयारी करके रखी थी। छोड़ दे उस बच्ची को। लता काकी, पहचाना मुझे? मैं आपका राजू। कहाँ चली गई थी आप मुझे छोड़कर? मुन्नी के मुंह से राजू का नाम सुनकर लता हक्की बक्की रह गई। दरअसल लता सोनपुर गांव में ही रहती थी। लता जब पेट से थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। 10 साल तक लता ने मुन्नी को अकेले संभाला। गांव के सरपंच ने अपने बेटे राजू के लिए मुन्नी को पसंद किया। खानदान अच्छा था, इसलिए लता ने भी हाँ कर दी। लेकिन शादी से पहले ही राजू की मौत हो गई। गांव वाले मुन्नी को बदनसीब समझने लगे और कोसने लगे। जब पेट में थी तो बाप को खा गई और अब शादी से पहले ही अपने होने वाले पति को खा गई। अपनी बेटी के बारे में लोगों की ऐसी सोच देखकर लता दुखी रहने लगी और एक रात वो गांव छोड़कर चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि राजू इस कदर वापस लौटेगा।
तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो जो गुड्डे और गुड़िया साथ में लेकर आए थे उनकी शादी करा दी। फिर लता को वो गुड़िया जलाने के लिए दिया। लता ने गुड़िया को जला दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हवा का तेज झोंका आया और मुन्नी के घेरे का आटा उड़ गया। मुंजा अब आजाद हो गया था। उसने मुन्नी का शरीर छोड़ा और उसके पीठ पर बैठ गया। उसने मुन्नी का गला दबाया। मुन्नी दर्द से कराहने लगी। माँ, माँ, मुझे बचाओ। मुंजा ने एक मंगलसूत्र निकाला और वो मुन्नी को पहनाने ही वाला था कि तांत्रिक ने अपनी काली भभूति उसके ऊपर फेंकी और मुन्नी ने जोर से उसका हाथ झटका। मुंजा के हाथ से मंगलसूत्र छूटा और उस आग में जाकर गिर गया जिसमें गुड्डे गुड़िया जल रहे थे। मंगलसूत्र के साथ मुंजा भी जलने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज से पूरा जंगल दहल उठा और कुछ ही पल में वो राख में तब्दील हो गया। लता मुन्नी को लेकर वापस अपने घर आ गई। कुछ महीने बाद सब ठीक हो गया। लता ने मुन्नी की शादी एक अच्छे घर में करा दी। शादी की रात जब मुन्नी का पति उसके पीछे आया तो मुन्नी ने आईने में देखा कि उसके पति को किसी ने पीछे से पकड़ा है और मुंजा की आंखें दिखाई दी। चलो, आज के ऑर्डर्स पूरे हो गए। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ। ऐसा कहकर हया एक चेयर पर बैठ गई। वहीं उसकी आंख लग गई। वो एक गहरी नींद में सो गई। तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसकी सांसें फूल रही हो। वो जोर जोर से गहरी सांसें लेने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। किसी तरह उसने अपने आप को छुड़ाया और वो जोर जोर से खांसने लगी। और जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा तो उसके मुंह पर छाले पड़ गए थे। लाल रंग के धब्बे दिख रहे थे। वो जोर से चिल्लाई। तभी उसकी नींद खुल गई। वो बहुत डर गई थी। उसने घबराते हुए आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। हया ने गहरी सांस ली। शुक्र है ये एक सपना था। इतना डरावना सपना। ऐसा लग रहा था मानो सब सच हो। दूसरे दिन शाम को हया अपने काम से बाहर जा रही थी। रास्ते में उसे टीना मिली। हाय हया, कहाँ जा रही हो? चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं तो बस अपने काम से अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बाहर निकली थी। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, चलो। कुछ देर आगे जाने के बाद टीना की गाड़ी के आगे से एक काला साया गुजरा। टीना ने जोर से ब्रेक लगाया। ये क्या था हया? तुमने कुछ नोटिस किया क्या? बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो हया? टीना ने अपने बगल में देखा तो उसके बगल की सीट खाली थी। हया अपनी जगह नहीं थी। टीना और ज्यादा घबरा गई थी। वो गाड़ी से बाहर आई। उसने हया को आवाज लगाई लेकिन हया की कोई आवाज नहीं आई। टीना के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। तभी पीछे से टीना के बालों पर किसी ने फुंकार लगाई। उसने चिल्लाते हुए डर कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और अपने घर की ओर निकली। तभी उसके मोबाइल पर हया का कॉल आया। उसने हड़बड़ी में कॉल उठाया। हया, कहाँ हो तुम ऐसे कैसे मुझे वहाँ अकेली छोड़कर आ गई? अकेली छोड़ आई? तुम ये क्या कह रही हो टीना? मैं तो अपने घर पर हूँ। आज मैं घर से बाहर गई ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो हया? तुम अभी तो मेरे साथ थी। ये तुम क्या कह रही हो टीना? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना कि आज मैं सुबह से घर पर ही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में।
टीना ने गाड़ी घुमाई और हया के घर चली गई। उसने डोरबेल बजाई। हया ने दरवाजा खोला। वो बहुत डरी हुई थी। टीना ने जो कुछ हुआ वो हया को बता दिया। हया को ये सब बहुत ही डरावना लगा। टीना, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच हो सकता है। कल से मेरे साथ भी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। हया ने भी पार्लर की सारी बातें टीना को बता दी। हम दोनों के साथ जो हो रहा है, कहीं वो वापस तो नहीं आई है? कुछ भी मत बोल हया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस बारे में मत सोचो। दोनों बात कर ही रहे थे कि हया के घर की लाइट ब्लिंक होने लगी। घर के खिड़की दरवाजे अचानक खुल गए और जोर जोर से हवा चलने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी हया ने देखा कि उसका हाथ टीना के हाथ में नहीं बल्कि किसी और लड़की के हाथ में है, जिसका हाथ पूरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ पर घाव थे। हया ने डर कर अपना हाथ झटका और सोफे के पीछे छिप गई। अगले ही पल सब शांत हो गया। टीना हया को आवाज लगा रही थी। हया, कहाँ हो तुम? हया! हया ने सोफे से झांककर टीना को देखा और वो दौड़ती हुई टीना के पास आई। दोनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। हया ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर आई विल किल यू ऐसा लिखा हुआ था और घर में अजीब सी डरावनी हंसी की आवाजें गूंजने लगी और उस डरावनी आवाज में किसी ने कहा, जहां भी जाओगे अंत में मेरे पास ही आओगे। हया और टीना दौड़ते हुए घर से बाहर भाग गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हया के घर के बाहर उन दोनों ने रात गुजारी। अगले दिन सुबह हया और टीना बाहर निकले तो एक कागज उड़ते हुए उनके पास आया। उस कागज पर एक औरत का नाम और फोन नंबर लिखा था और नीचे इंफॉर्मेशन थी कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। हया ने टीना से कहा कि हमें इस औरत से बात करनी होगी, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। हया ने उस औरत के दिए गए नंबर पर कॉल किया। उस औरत ने अपना एड्रेस बताया। हया और टीना बिना वक्त गवाए उस औरत के पास चले गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो वहां पूरी तरह अंधेरा था। टीना ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। सामने उन्होंने एक औरत को देखा। उसके सामने एक सफेद रंग का गोला था। दोनों उसके पास गए। उसने दोनों को बैठने के लिए कहा। माया मैम, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माया ने दोनों को शांत बैठने के लिए कहा और अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। जो कुछ हुआ था सब बताओ। जो कुछ हुआ था मतलब? हमने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा जो कुछ हुआ था सब सच सच बताओ। टीना ने बताया कि वो एक मॉडल थी। 5 साल की मेहनत के बाद वो एक सक्सेसफुल मॉडल बनी थी। उसका काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद मिनी नाम की लड़की ने इंडस्ट्री में एंट्री की। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके आते ही हया की मार्केट में काम की डिमांड कम हो गई। अब सारे डायरेक्टर्स अपने एड के लिए फर्स्ट चॉइस के तौर पर रखते थे। इस बात से हया को बहुत चिढ़ होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जगह फिर से कैसे पाए। वो मिनी के सामने तो उसकी अच्छी दोस्त होने का दावा करती, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसती रहती। धीरे धीरे उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। वो किसी भी तरह मिनी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। साथ ही मॉडलिंग इंडस्ट्री में उसे बदनाम करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। एक दिन टीना मिनी के मेकअप रूम में गई। उसने बताया कि वो एक बहुत अच्छी पार्लर वाली को जानती है। अरे, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मैं खुद भी उसी से मेकअप करवाती हूँ। अगले हफ्ते वैसे भी तुम्हारा शूट है,
तो तुम उसी से मेकअप क्यों नहीं करवाती? टीना की बातों पर भरोसा करके मिनी हया के ब्यूटी पार्लर में चली गई। टीना ने पहले से ही हया को सारी बात बता दी थी। हया ने मिनी के सारे प्रोडक्ट्स में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जिससे उसकी स्किन धीरे धीरे सड़ने लगेगी, और ऐसा ही हुआ। लाल रंग के धब्बे आने लगे, उसके बाल भी झड़ने लगे, उसकी त्वचा मानो दिन ब दिन पिघलती जा रही हो। धीरे धीरे ये बात मॉडलिंग इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मिनी के साथ काम करने से मना कर दिया। टीना को फिर से इंडस्ट्री में अपनी जगह मिल गई थी। मिनी अंदर से बहुत टूट गई थी। वो ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने अपने घर में आत्महत्या कर ली। ये खेल वहीं खत्म होगा जहां ये शुरू हुआ था। टीना, माया और हया अपने पार्लर में गई। पार्लर में जाने के बाद माया ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पार्लर की सारी चीजें हिलने लगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिनी। आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, हमारे साथ माया मैम भी आई हैं। टीना के ऐसा कहते ही पार्लर के सारे शीशे टूटने लगे और माया जो पीठ की तरफ खड़ी थी वो अजीब आवाज में हंसने लगी। माया ने पीछे मुड़कर देखा तो टीना और हया के पैरों तले जमीन खिसक गई। माया अब मिनी के रूप में बदल गई थी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मरने पर मजबूर किया। अब तुम दोनों की बारी है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर मिनी ने हया पर हमला किया और उसे जमीन से उठाकर वापस जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर में हया की तड़प तड़प कर मौत हो गई। टीना मिनी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो मिनी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तुम्हें उस दर्द से गुजरना होगा जो मैंने सहा था। धीरे धीरे पार्लर की सभी चीजें हिलने लगी। जो क्रीम हया ने मिनी को लगाई थी वो अपने आप टीना को लगने लगी। कुछ दिन बाद टीना की हालत भी मिनी जैसी हो गई। उसके बाल भी झड़ने लगे। टीना भी अपनी बर्बादी नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने भी अपने ही घर में आत्महत्या कर ली।